So, welcome to all the participants for this our session. मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये जो सत्र है, अभी हमारा ये लास्ट बट वन सेशन है। So, this is about Portuguese, Dutch and French, British. So, it means that it is an colonial architecture in India. So, after this we will see the post independence. आजादी के बाद का जो हमारा भारत है, तो उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट दिस सेशन विल बी अबाउट दिस कॉलोनियल आर्किटेक्चर। स्पेसिफिकली मैंने चार ही इसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारी हमने पहले ली है। सो आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। जस्ट गिव अ मिनट। बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है, तो थोड़ा वेट कीजिए कृपया, क्योंकि बारिश हो रही है। सो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इफ देयर विल बी एनी सीरियस इश्यू देन आई विल सेंड द व्हाट्सएप मैसेज। और अगर कट हो गया तो कृपया आप भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन नाउ? क्या आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज से Yes, sir. Yes, sir. yes. Okay, yes, thank you, thank you. So now, as you can see here, this Portuguese, Dutch, French and British period, like here the Portuguese from 1505 to 1961, Dutch East India Company. Please remember, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुनते हैं, मगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही होगी। मगर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग-अलग नाम, अलग-अलग पीरियड का ये देख सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 to 1825, देन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क, देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी रूल and British imperial rule. So here you can see the Portuguese in South Asia. Here this is an permanent marker which is called as the direct territories, जहां उनका डायरेक्टली राज था और वो उनका कैपिटल प्लेस के तौर पर उन्होंने कार्य किया। एंड दीज आर ये स्पॉट्स जहां पर देख रहे हैं, लाइट ग्रीन वाला जो सॉरी येलोइश पोर्शन जो देख रहे हैं, यहाँ पर इनका अपना फैक्ट्रीज था। और ये बाकी जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस था। सो दिस इज अबाउट द पोर्टुगीज। Then you can see here again the different these settlements, English, French, Dutch and Danish. आप यहाँ पर उनका मैप अगर सॉरी उनका फ्लैग अगर देख रहे हैं, तो फ्लैग के साथ में वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्हाट इज द स्पेशलिटी। ये पर यहाँ पर क्या विशेष बात हम देख सकते हैं। ऑल आर सेटल्ड और सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस सी। समुद्र किनारे के ऊपर ये सारी उनकी जो है वो बस्तियां, वसाहत जिसको हम कहते हैं, सेटलमेंट्स जो है वो हमें दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? प्रमुख तौर पर क्योंकि वो सारा व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते से करते थे, सागरी मार्ग से जो है अपना व्यापार करते थे। इसलिए उनके सारे मैक्सिमम जो भी सेटलमेंट्स है वो हमें ये सी बीचेस और वी कैन से द बैंक्स ऑफ द सारे प्लेसेस जो है वहां पर दिखाई देते हैं। बट ब्रिटिशों की बात करेंगे तो उनका पूरा भारत जो है उन्होंने कैप्चर किया था। और सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ करके मैक्सिमम जगह पर इन सम प्लेसेस प्रिंसली स्टेट्स में भी कई जगह पर उनके अपने जो है गोदाम जिसको हम कहते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। सो द पोर्टुगीज दे लैंडेड इन 1498। वास्को द गामा के बारे में हम सुनते हैं, मगर इसके बारे में भी कई सारे फिर यह है कि इसके पहले भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए थे। यस, वो आए थे, मगर बीच का समय जो है मध्यकाल की जब हम बात करते हैं, और स्पेसिफिकली व्यापार के लिए आए हुए लोग जिन्होंने अपना सेटलमेंट्स जिसको हम कहेंगे वो शुरुआत की है। अदरवाइज वी कैन वी नो दैट इन एंशिएंट पीरियड आल्सो कई सारे फॉरेनर्स हमारे यहाँ आकर के अध्ययन किए हैं, नालंदा वगैरह जैसे जगह पर वो यहाँ रह के अध्ययन किए और यहाँ से चले गए। मगर अपनी वसाहत या अपना आर्किटेक्चर निर्माण करने की जो बात है वो हम इसके लिए ये पीरियड को देखेंगे। सो गोवा, वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली गोवा एंड दमन दीव हैव सीन दिस मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्टुगीज colonization. And here, as you know, many of the early architecture of the Portuguese are manifested in church, cathedrals and schools. मगर स्कूल्स की बात करेंगे तो आज की तारीख में स्कूल हमें नहीं दिखाई देते। स्कूल बिल्डिंग्स जो है
आज की तारीख में ज्यादा नहीं दिखाई देते, हो सकते हैं कहीं एक दो स्कूल्स होंगे, मगर उसके बारे में कोई ठीक से जानकारी मुझे नहीं पता मिली। ये भी हो सकता है लेटर पीरियड में वो रिकंस्ट्रक्ट किए गए होंगे, इसलिए हमें वो ओरिजिनल बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देते, बट चर्च एंड कैथेड्रल्स वी कैन सी दैट। So, Goa is in fact where the Portuguese ruled for more than 400 years until in 1961. जब तक 1947 में भारत आजाद हो गया ऐसा हम कहते हैं, फिर भी पोर्तुगीजों की अपनी सत्ता जो है 1961 तक गोवा में रही है। भारतीय सेना ने जब उसे बाद में कैप्चर कर लिया, तब जाकर के उनका राज वहां से खत्म हो गया। सेम वी कैन सी हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स में भी जब हम देखते हैं तो निजाम के इसमें 47 में निजाम ने अपना राज नहीं छोड़ा था। सो प्रिंसली स्टेट्स एंड यहाँ पर हम ये सेटलमेंट्स की भी बात उस तरह से देख सकते हैं। सो सम ऑफ द पोर्टुगीज आर्किटेक्चर टुडे हैव इमर्ज्ड एज लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द स्टेट। तो ओल्ड गोवा इज होम टू अ नंबर ऑफ चर्च। तो आज भी अगर हम वहां विजिट करेंगे तो बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज और बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स हम देख सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर, कुछ नाम भी यहाँ पर दिए हैं, बट उसको हम देखेंगे, फोटोग्राफिक इसमें भी देखेंगे। सो द वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स सच एज फोर्ट, चर्च और इसको छोड़ करके सम फोर्ट्स आल्सो देयर। सो फोर्ट आगदा एंड मोर फोर्ट्स आर देयर। So the colorful painted exteriors that could be seen by sailors from far. ये विशेष बात क्या है? What is the specialty of this architecture, this Portuguese architecture? The Goan homes with their pillared porches, wrought iron balconies, and inner courtyards were built mostly during the 18th century. फोर्ट्स के साथ, चर्च के साथ हम जो रेसिडेंशियल एरियाज है उसको भी देखेंगे जब हमें ये ठीक से समझ में आएगा। Now we'll see some of the examples. So in forts architecture की जब बात करते हैं, so this canon Kannur fort जो है, so foundation stone उसका, it's on 24th October 1505 and it was completed on 13th October. Actually it's started some बहुत पहले कभी ये शुरुआत हो चुका था, मगर उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द ये पूरा हो गया। वुडन फोर्ट जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो गया, मगर ये विश्वास रखना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड देन उसके बाद जो है 1507 में फिर उसका जो है कंस्ट्रक्शन स्टोन फोर्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, हम देखते हैं। नाउ नाउ यू कैन सी हियर दिस फोर्ट जो शुरुआत में वुडन था, बट नाउ डेज वी कैन सी द स्टोन आर्किटेक्चर देयर। सो दिस इज एन इनसाइड व्यू ऑफ द आर्मी बैरक्स इन द फोर्ट्स। कंपैरेटिवली अगर हम मिडिवल फोर्ट्स की जब बात करते हैं, इंडिया में जो मिडिवल फोर्ट्स है उसको अगर हम देखते हैं, तो इस तरह के बैरक्स हमारे यहाँ पर एक्चुअली दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स वी यूज फॉर द हॉर्सेस, जिसको हम तबेला कहते हैं। घोड़ों को रखने की जो जगह होती थी वो इस तरह की होती थी, मगर बाद में पोर्तुगीज इसमें जो है हम ये आर्मी बैरक्स के रूप में इसको देखते हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस जरूर किए हैं, कुछ चेंजेस थोड़े से किए हैं, बट साइज अगर हम देखेंगे उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देन फोर्ट अंजनदीवा जो 1505 में यहाँ पर सितंबर 13 1505 में फोर्ट बनाया गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है उसके द्वारा। सो यहाँ पर हम ये कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इट्स एन सेटलमेंट। सो समुद्र का किनारा जितना कैप्चर कर सकते हैं उतना ज्यादा उन्होंने कैप्चर करने का प्रयास किया है। नाउ दिस इज द गूगल अर्थ से ये लिया हुआ फोटोग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद द फोर्ट व्हिच वाज refurbished in 1682. So this is an fort where 600 people can live. तो धीरे धीरे उसका साइज जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ता गया। एंड देन इन 1843 यू कैन सी दिस फोर्ट, मगर ये सभी जो है उस समय बनाए हुए स्केच और ये बाकी है। सो नाउ द फोटोग्राफ एक्चुअली ये बाद में और रिकंस्ट्रक्ट किया गया 1730 में जब रिकंस्ट्रक्ट हुआ, उस समय का फोटोग्राफ हम यहाँ पर देख सकते हैं। Then this is the Reis Magos Fort in Goa, which was built in 1551. Actually ये बाद में मराठा के द्वारा इसे यूज किया गया था, बट नाउ यू कैन सी हियर दिस कंस्ट्रक्शन स्टाइल। एक्चुअली इस फोटोग्राफ से भी काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मेन कंस्ट्रक्शन जो है ऊपर के साइड में, बाद में जैसे हम मराठा पीरियड में जो देखे हैं मेन आउटसाइड वॉल एंड द इनसाइड वॉल, जिसको हमने बाले किला ऐसा नाम दिया था। सो टू मेन कंपाउंड वॉल्स आर हियर एंड अपसाइड देयर इज एन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बट सी दिस टाइप ऑफ द स्टेप्स
हमारे किसी भी मराठा फोर्ट में या डेक्कन फोर्ट में और मिडिवल फोर्ट्स में इस तरह से ओपन आपको स्टेप्स वो इतनी संख्या में नहीं दिखाई देंगे। एक्चुअली वो क्लोज्ड होगा, यानी शत्रु को जो है वो ऊपर तक पहुंचने में जितनी मुश्किल हो सकती है उस तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ मिडिवल पीरियड में देखते। बट हियर यू कैन सी सच टाइप ऑफ द स्टेरकेसेस। यहाँ पर भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और ये समुद्र के बिल्कुल बाजू में ही है। नाउ ये रोड कंस्ट्रक्शन बाद में किया गया है, बट टिल देन उस समय भी इसका यूज किया जाता होगा। नाउ यू कैन सी दिस कैनॉन्स एंड सम मोर कंस्ट्रक्शंस हियर। सो अगर कोई जहाज के द्वारा आकर के आक्रमण करें तो उनको जवाब देने के लिए इस तरह से कैनॉन्स को बिल्कुल फोर्ट का हर तरफ में, यानी नॉट ओनली फोर्ट, शिप्स को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह से उन्होंने कैनॉन्स को यूज किया गया है। एक्चुअली मिडिवल पीरियड में बहुत ज्यादा हेवी वेट कैनॉन्स होते थे, मगर जैसे जैसे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के इसमें ये शेप एंड साइज जो है वो कम होता गया और लाम पल्ल्याची यानी जितना दूर तक मारा कर सकती है ऐसी तोप बनाने का, कैनन बनाने का वो भी एक कला यहाँ पर विकसित हुई हम देखते हैं। समटाइम्स वी कॉल्ड इट एज द गजनाला और द वेरी सॉरी, ऊंट पर रखकर चलाने वाली तोहफे और हाथी पर रखकर चलाने वाली तोहफे बनाने का भी स्टाइल जो है वो विकसित हुआ, बाद में हम देख सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ फोर्ट अगोदा इन गोवा एंड व्हिच वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 1612। ये मांडवी रिवर के किनारे पर बना हुआ फोर्ट है और यहाँ पर आज की तारीख में जो है ये दीप स्तंभ और बाजू की कुछ 2-3 इमारतें एंड सम बैशंस एंड कंपाउंड वॉल, उतना ही कंस्ट्रक्शन जो है आज यहाँ पर बचा हुआ है। तो दिस इज द बैशन बुरुज जिसको हम कहते हैं और ये वो दीप स्तंभ जो है एक्चुअली इट्स एन मल्टीपर्पज यूज्ड, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज एन कंपाउंड वॉल एंड देन दिस एक्चुअली कॉल्ड एज दिस मार्क मरियम कैथोलिक चर्च। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है ये एक्चुअली 1999 में, सॉरी 919 में 99 में बना था। इट्स इन केरला एंड बट दिस कंस्ट्रक्शन अभी अभी की तारीख में हम ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये पुर्तगीज पीरियड में बना हुआ कंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनली इट वाज एस्टैब्लिश्ड थाउजेंड से पहले ये बना हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस चर्च हियर, और आगे भी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। सो दिस ओरिएंटेशन ऑफ द चर्च यू कैन सी हियर द ईस्ट वेस्ट साइड एंड दिस फोकस टुवर्ड द दिस अल्टार एंड दिस हायर रूफ फॉर दिस मदबा। और ये कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, रूफ एंड दिस आर्च एंड वॉल्ट स्ट्रक्चर। Here, different types of the church plans forms, this circular and this axial transit and U-form circular ends and diagonal axis forms. So such type of the architectures developed in this period. And then you can see this Basilica of whom Jesus. It's an UNESCO World Heritage Site and which was constructed in 1605. So this is called as the late Renaissance architecture. So here 3 stories, ये 3 मंजिला कंस्ट्रक्शन जो है आज भी उतना ही बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है। यहाँ पर स्केच के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इस नॉट टू फॉरगेट द मोस्ट फेमस एज इट्स हाउसेस द टॉम एंड रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, a 3-story structure that is a blend of Doric, this Corinthian and composite architecture styles in its facade. The church on every December, 3 दिसंबर को जो है ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का फिंगर जो है वो दिखाने के लिए खुला हो जाता है। बट यू कैन सी दिस आर्किटेक्चर स्टाइल स्पेशलिटीज हियर। दिस इज दिस बारोक ऑफ स्टाइल मेन अल्टर इज gilded and bears the statue of, ये इस तरह के कई सारे चर्च में भी अलग अलग इस तरह के ये दिखाई देते हैं, यानी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जितना बड़ा चर्च है उतना ज्यादा ब्यूटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, उतनी ज्यादा सुंदर ये दिखाई देगा। बट सी दिस रूफ अगेन इट्स लुक्स लाइक एज द बैरल रोटेड स्ट्रक्चर जिसको हमने स्तूप आर्किटेक्चर स्टाइल में देखा था। सो समवेयर यू कैन सी दिस एंड समवेयर इट्स एंड लाइक दिस। सो जिसको कोकण और इस तरह के रीजन में जिस तरह के घर है उतरता छपराची घरे, यानी जिस पर बारिश गिरने के बाद में तुरंत पानी चला जाए, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ देख सकते हैं। बिकॉज ये सारे समुद्र के किनारे पर है, मैक्सिमम आर्किटेक्चर समुद्र के किनारे पर है। So this is again the Cathedral de Santa Caterina, and then you can see here the plan of such type of the architectures. Inside view of some these churches.
The Church of the Saint Francis of Assisi was built in 1661, and actually this church is also part of UNESCO World Heritage Sites. And here you can see the layout plan. अभी यहाँ पर हम जो एरिया देखते हैं एक्चुअली ये चर्च का एरिया अभी हमने देखा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस चर्च देयर इज सम मोर स्पेस। यहाँ पर कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट भी आप देख सकते हैं, बट बैक साइड एरिया जो है जिसको हम निजी स्पेस कहेंगे, प्राइवेट स्पेस कहेंगे, उसको जनरली हम नहीं देख पाते हैं। बट आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई सारे मॉडिफिकेशंस इस पीरियड में हुए हम देख सकते हैं। उसके लिए अगले इसमें यानी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ फोटोग्राफ देखेंगे इनसाइड व्यू ऑफ द हाउसेस, और ये चर्च का इनसाइड व्यू है। नाउ यू कैन सी हियर दिस आर्च। ये कमान जिस तरह से बनी हुई है हमारे इसमें, जिस तरह से आर्च हमने देखे इसके पहले, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट, एंड द पिलर्स यू कैन सी हियर। पिलर का शेप जो है, साइज जो है, सॉरी साइज, इट्स अ डिफरेंट। और उसके साथ साथ इसके साथ में जो अदर कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, इट्स आल्सो डिफरेंट। एंड नाउ अपसाइड यू कैन सी दिस इज एन कंप्लीटली डिफरेंट व्यू, क्योंकि ये इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में अभी तक के इसमें कभी हमने नहीं देखा। यानी अप टू द लेट मिडिवल पीरियड की जब हम बात करते हैं, प्रिंसली स्टेट्स तक की हम बात करते हैं, मराठा आर्किटेक्चर वगैरह तक की, तो उसमें इस तरह का आर्किटेक्चर, रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल हम नहीं देखते हैं। सीलिंग जो है उसको अगर देखेंगे प्रॉपरली, then the church of this another church which is built in 1639. Now you can see here this structure यहाँ पर, और ये जो पोर्शन है ये completely different है। this side portion ये भी बिल्कुल अलग से है, बिकॉज पिलर्स की हाइट्स और ये देखें तो हमारे पास इससे भी ज्यादा हाइट के कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। बिकॉज कार्ले भाजे चैत्य को देखते हैं तो वहाँ के पिलर्स की हाइट भी, स्पेशल पीतल खोराक को अगर देखेंगे, सो इट इज अराउंड 20 से लेकर 32 फीट हाइट तक के पिलर्स हमारे यहाँ भी पीतल खोराक के उसके इसमें देख सकते हैं। बट हियर इट्स एन डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स। सो यहाँ पर आप ये स्केच में ज्यादा क्लियर रूप से उसको देख सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर के प्लानिंग डिटेल्स जो है उसके हिसाब से नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज आर्किटेक्चर के इसमें शायद हो सकता है कि मेरा कुछ कंफ्यूज में रहूं और कोई टर्म जो है वो आपको क्लियर ना हो जाए। सो आई विल शेयर अनदर some research papers and some books and some more recordings also, so that you can get a more clear idea. But you just note down the sites or the places of such different this colonial architectures. उसको हम यहाँ पर देखें, सैन थोम बसालिका ऑफ मद्रास, पर्टिकुलरली गोवा, मद्रास, पौंडीचेरी, इन जगहों पर हम ये ज्यादा देख सकते हैं। इसके साथ में आप ये अभी मीनार जिसको हम कहेंगे दिस आर्किटेक्चर, तो ये बिल्कुल अलग से हमें दिखाई देते हैं। और ये ऊपर का जो क्रूज सिंबल है वो तो क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम ये देख सकते हैं। बट व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस पोर्तुगीज और अदर आर्किटेक्चर्स इन इंडियन और द लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल्स? नागेशी का टेम्पल अगर हम देखेंगे गोवा का, सो इट वाज बिल्ट इन 1413। अभी उसके आगे जब हम ये देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, इट वाज लैटरली रिकंस्ट्रक्टेड। सो ये 1560 में बना हुआ मंगेशी टेम्पल है, मंगेशी विलेज में। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर दीपमाला होती थी, मगर यहाँ ये बिल्कुल अलग कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। दिस आल्सो इट्स एन लुक्स डिफरेंट स्टाइल, दिस इज आल्सो, ये भी एक्चुअली बाद में रिनोवेट किया गया है, बट ओरिजिनल स्ट्रक्चर के कुछ अंश जो है अभी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन 1950 अराउंड, मगर उस ये जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है ये उसी समय का है। दिस इज द विजय दुर्गा टेम्पल at Keri in Ponda. Now again you can see this is an impact of this architecture styles. If you see these pillars, this arch, और इस तरफ में भी ये कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो वो इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। नाउ दिस इज द शांता दुर्गा टेम्पल इन केवलम विलेज इन पोंडा तालुका। सो हियर नाउ अगेन यू कैन सी, मंदिर में इस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल हम पहली बार यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि किसी मंदिर का शिखर इस तरह से हमने नहीं देखा, मगर यहाँ पर हम ये आर्किटेक्चर स्टाइल देख सकते हैं। And now these are some canons and some other structures. This is the Metancheri Palace of Kochi, Kerala.
कुछ पैलेसेस को भी हम देखेंगे. सी दिस पैलेस, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल पैलेस एंड दिस इज द ओनली पैलेस वेयर वी कैन सी दैट पीरियड्स दिस म्यूरल्स. उस समय के पेंटिंग्स, कला की, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उस समय के पेंटिंग्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं. एंड some wooden architecture work, wooden work also you can see here. It's a really beautiful work. And this is the ceiling portion. Now you can see this complete wooden work inside the palace. Then here this Belgium glass and this furniture of Portuguese architecture style. And here there are some paintings. Actually ये कुछ ही murals जो है, around 40 murals are there. But till then you can see the beauty of these murals. ये किसने और किस लिए बनाए, क्या पर्पस था, इसके बारे में क्लियर ओपिनियन कोई भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास 2 बुक्स मुझे मिले, मगर किसी ने भी इसके बारे में, यानी क्यों बनाया गया, ये कोई क्लियरिटी नहीं मिली. द रूम with a low wooden ceiling adorns around 48 paintings covering the wall surface around 300 square feet. And these 16th century paintings are the earliest ones of the palace, which are themed on Ramayana and Mahabharata. You can see this complete room on the all these walls. Nowadays this is an archaeological survey of India's office. एंड इसीलिए शायद ये आज भी उतना ही सुंदर दिखाई देता है. अगर ये बिल्डिंग ऐसा ही रहता तो शायद बहुत ज्यादा खराब हो सकता था. अपार्ट फ्रॉम द पैलेस स्ट्रक्चर्स, नाउ वी कैन सी हियर सम मोर आर्किटेक्चर्स. ये कुछ वहाँ के जो घर है, एक्चुअली ये 300 years old हाउसेस. एंड यू कैन सी दिस आउटसाइड स्ट्रक्चर. एंट्री भी जब हम देखते हैं स्टेप्स के बाद में, तो यहाँ पर का ये स्टाइल, ये भी डिफरेंट हमें दिखाई देता है. दिस साइड ऑफ आर्ट्स आर आल्सो डिफरेंट. इनसाइड व्यू ऑफ द हाउस, तो ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर घर जो है वो शोकेस बहुत कम बनते थे. सॉरी फॉर टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि हमारे इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है खुली जगह रहनी चाहिए. हम जो है कंफर्टेबली घर में जो है मूव कर सके, इस तरह से हमारे घर होते थे. मगर चाहे वो जितने भी बड़े व्यक्ति रहे, क्योंकि सिर्फ जहाँ लोग आते हैं विजिट के लिए, जिसको हम दीवाने आम, दीवाने खास, दरबार ऐसा कहेंगे, वो बात अलग है. बट उसको छोड़ करके बाकी जो प्लेस होते थे, या स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम कहेंगे, तो इनसाइड जो होता था वो सारी वो खुला रहता था. मगर यहाँ पर जो है हम ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर से एक्वायर किया हुआ स्पेस हम देखते हैं और ब्यूटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा देखते हैं. सच टाइप ऑफ द हैंडमेड फैंस भी हम वहाँ देखते हैं. दिस इज द ब्रेगंजा हाउस इन चंदोर. सो यहाँ पर भी ये 16th सेंचुरी में बना हुआ हाउस है और लगभग 5000 के करीब किताबें यहाँ अंदर हम देख सकते हैं. दिस इज द सांता क्रूज कैथेड्रल इन फोर्ट कोची, अनदर प्लेस कोची, where we can see the Portuguese architecture. Number of architectures are these monuments are there. ये फोटोग्राफ से ज्यादा यहाँ पर ये जो स्केच आप देख रहे हैं, इसमें ज्यादा ये कलरफुल स्केच है. बट टिल देन यू कैन सी दिस आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस. हियर आल्सो यू कैन सी अगेन द सेंट फ्रांसिस चर्च इन फोर्ट कोची. एक्चुअली ये फोर्ट के अंदर जो 2-3 मॉन्यूमेंट बचे हुए उसमें से एक है, और यहाँ वास्को द गामा को बरीड किया गया था ऐसा माना जाता है, और उसके बारे में कई सारे रेफरेंसेस भी अवेलेबल है. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ सेंट थॉमस चर्च ऑफ केरला. नाउ यू कैन सी दिस इज द कंप्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर. हमारे इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल से बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर स्टाइल हम यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज अ 470 years old church in Kottayam, and it's affiliated to the Indian this Malankara Orthodox Church. The architecture which is a blend of Kerala and Portuguese styles. इसके पहले हमने शिवशंकर बाबू जी का सेशन अटेंड किया था केरला के बारे में पर्टिकुलरली. यू कैन सी दिस इज एन local architecture style, but this is a combination of this Kerala and Portuguese architecture style. And now this is the street view in Fort Kochi. You can see some of this wooden furniture work also there. And in art, particularly कला की जब हम बात करते हैं, तो प्रिंटिंग आर्ट जिसको हम कहेंगे, मुद्रण कला जो है, ये इसी समय हमारे देश में शुरू हुई. 1576 में इसी काल में हमारे देश में ये मुद्रण कला की शुरुआत हुई थी. यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट बुक विच इज प्रिंटेड इन तमिलनाडु. The book which was published by the Portuguese this press.
and which was published in 20th October 1578. So this is the first book, and then we can see some of the coins of Portuguese period, and then you can see here period जो है इसके ऊपर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं. Then फास्टली विल मूव बिकॉज चारों इसका जानकारी हमें लेना है. डच एम्पायर की शुरुआत 1543 से 1975 तक का हम ये देख सकते हैं. दिस इज द लाइट ग्रीन टेरिटरीज व्हिच वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1609 टू 1800. भारत की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, एंड डार्क ग्रीन एरियाज which was ruled in 1621 to 1791. This is the region, पर्टिकुलरली उनकी सेटलमेंट जहां पर थी वो स्पेशल एरियाज को हम देख सकते हैं. कोचीन, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम एंड पौंडीचेरी. Then you can see here the architecture specialty. What is there? So architecture inside Fort Kochi are some of the most prominent Dutch architecture landmarks of Kerala. And on the eastern coast, Pulicat was the first settlement of Dutch India, and till date is home to Dutch cemetery visited by tourists. उसको छोड़ करके भी जैसे आज भी अगर वर्किंग में कुछ है तो वह है हमारे यहाँ पर पौंडीचेरी में फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी जो है वो हम देख सकते हैं. दिस इज द फोर्ट विच इज इन नागपट्टनम एंड विच वाज बिल्ट इन 1690 एंड इट वाज mentioned as it completed in 1784. You can see these monuments in the fort which is just beside the sea, and this is the plan of this fort, and then you can see some more architectural plans of this fort. I will share the architecture regarding this so that you can see clearly and you can read the information. This is another fort which is located in Pulicat, so which was completed in 1613 and it becomes a local government center in 1616. यहाँ पर आप जो है जैसे हमारे यहाँ पंचायत नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो एक डेवलप्ड आर्किटेक्चर स्टाइल है, so like that in this period also they developed their own architecture styles. यहाँ पर उसका और बाकी सारे प्लान्स हम देख सकते हैं. और ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क जिस तरह से किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर का घर कहाँ पर होना चाहिए, बाकी इमारतें कहाँ पर होनी चाहिए, स्टोर हाउस कहाँ पर होना चाहिए, ये सारी अलग-अलग जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं. पर्टिकुलरली फोर्ट में इस तरह का आर्किटेक्चर वर्क होता था. नाउअडेज यू कैन सी वहाँ पर जो है सिर्फ कब्र, कुछ टॉम्ब्स और कुछ छोटा सा कुछ आर्किटेक्चरल ये बचा हुआ है. एंट्री करते समय में इस तरह का आर्किटेक्चर वर्क हम देखते हैं. सी दिस एंट्री पोर्शन, ये भी कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल हम देखते हैं. Inside also see these rooms, the small rooms are there, and this is the entry doors. मैंने ये दूर से और नजदीक से दोनों दिखाने का प्रयास किया है. When you reach up to here, you can see this different architecture. क्योंकि हमारे यहाँ पर ये प्लेन होता है, या तो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर स्टाइल होता है या सेमी सर्कल जो होता है तो वो भी प्लेन होता है. बट यू कैन सी हियर दिस इज एन डिफरेंट व्यू, डिफरेंट स्टाइल. ये कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो है वो ध्वस्त हो चुके, बट टिल देन यू कैन सी सम मोर आर्किटेक्चरल व्यूज हियर. ये कुछ और बचे हुए वहां पर, ये डच सिमेट्री है. एंड देन यू कैन सी दिस इज द एंट्री गेट ऑफ दिस सिमेट्री. कब्रिस्तान का ये प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर इस तरह से जो है इंस्क्रिप्शन है और ये ऊपर कुछ अलग और स्टाइल किया हुआ है. एंट्री करते समय में ये कुछ अलग से ऐसे स्टैचूज, हमारे यहाँ पर मंदिरों में ईश्वर के स्टैचूज बनाए जाते हैं, यानी द्वार देवता हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं. कब्रिस्तान में जाते समय ऐसे कुछ कंकाल और हड्डियों के ऐसे मूर्तियां बनी हुई पहली बार मेरे ख्याल से ये प्रयोग यहाँ पर हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ. इसके पहले का अगर किसी के पास एग्जाम्पल है तो वो बता सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम वी कैन सी इट हियर. देन ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, ये भी वहां का एक टॉम जो है उसके स्लैब पर ये पूरा मैप बनाया हुआ है. यू कैन सी हियर दिस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, दिस आर द बैशंस ओवर हियर, दिस आर द बिल्डिंग्स. ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से था, इंक्लूडिंग दिस कंपाउंड वॉल, उसके साथ में इसको पूरी तरह से बनाया गया है. शिवशंकर बाबूजी ने जब यहाँ विजिट किया था उस समय इसका एक फोटोग्राफ लिया हुआ है और वो शेयर किया था, वहीं से हमने प्राप्त किए हैं. देन उस समय का ये शहर कैसा था उसका एक मैप यहाँ पर हम देख सकते हैं. सी बहुत ही आसानी से ये सारे जो शिप्स वगैरह आते थे उनको एंट्री करने के लिए, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं. उसके लिए अलग सा एंट्री का ये रखा हुआ है.
एंड देन ये माल कहाँ पर उतारा जाना चाहिए और वहां से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे हम लोथल में देखते हैं, वहां पर भी उन्होंने आर्टिफिशियल कैनल्स बनाए हैं. सो लाइक दैट दे आल्सो make such type of the architectures there. Again, some more maps are there. The view of this Chinchashura. This is also a Dutch settlement in Bengal in 1787. Now you can see this is Hubli Chinchashura. ये वहाँ का settlement जो है, और यहाँ पर ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ एक विशेष बात आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्लैग जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सो मैंने फर्स्ट टाइम तिरंगा जो है उसके उसके जैसा फ्लैग पहली बार यहाँ पर देखा. ये भी बड़े मेरे लिए आश्चर्य की बात है. मैंने फ्लैग के बारे में जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया, तब ट्राई कलर फ्लैग ये सबसे पहले डच इसमें यूज हुआ हम देखते हैं. सो दिस इज द सिटी ऑफ कोचीन. 1655 में उस समय का ये मैप हम देख सकते हैं. एंड दिस इज द बालागट्टी पैलेस इन कोची. दिस इज आल्सो अ ब्यूटीफुल पैलेस. इट वाज बिल्ट इन 1744 एंड दिस बिल्डिंग एक्चुअली कई सारे फोटोग्राफ्स इसके अवेलेबल है. And you can see nowadays it's used as a hotel, swimming pool, and this glass windows. But inside you can see till the Dutch furniture architecture styles. Bedrooms also you can see that type of architecture. This wooden work is there. And the towns, different towns. और उस समय क्या कंस्ट्रक्शन का ये स्टाइल होता था, मॉन्यूमेंट्स और सिटी कोड्स जो होते थे वो किस तरह से होते थे वो देख सकते हैं. Now what is the speciality of this architecture? You can see here this is the common brick work. This is the English brick work. This is the Flemish, and you can see this is the Dutch cross bond. कैसे हमें पता चलना है कि कॉलोनियल आर्किटेक्चर में भी डिफरेंस है, ये हमको कैसे पता चलना है? दिस इज व्हाट द मार्क सिंबल, जिसकी वजह से ये आप आर्किटेक्चर स्टाइल को पहचान सकते हैं. सो हियर आल्सो यू कैन सी दिस डिफरेंट आर्किटेक्चर वर्क्स, एंड दिस इज द बॉन्ड of this parapet gable, and this is not stepped up. So you can see here some more buildings. This is the roof architecture style, and which was adopted by Dutch settlers. And now inside the view you can see such type of the architecture work is there. This is the anchor balcony and the H bend framing system. Here you can see like a H style. Then this is the Jambel's fireplace. Here you can see that. एंड हियर सम मोर बिल्डिंग्स आर देयर. और कुछ दरवाजे, कुछ फोटोग्राफ्स ये देख करके हम समझ सकते हैं कि इस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल हमें समझने के लिए आसानी हो. दिस आर द सिंगल ब्रदर्स हाउस व्हिच वाज बिल्ट इन 1769. ये आर्किटेक्चर स्टाइल को समझने के लिए दिस इज द फ्रेमिंग मेथड विथ स्मॉल स्क्वायर पैनल्स फिल्ड विथ ब्रिक और विथ अदर मटेरियल व्हिच इज देन कवर्ड विथ प्लास्टर्स. सो देन डच आर्किटेक्चर स्टाइल has the following characteristics. This is the symmetrical facade, material from brick or wood, usually exposed without coating. The entrance has two doors. This is a symmetrical plan. Floor pattern motifs are straight lines. Large window with a wooden frame. So I can try to show you here another one this plan, and the ships as architectural history. Can you see this? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे कुछ We मैसेज. can hear, sir. We can hear, sir. ओके ओके, थैंक यू. सो नाउ अनदर थिंग इज दैट जहाज बांधनीची कला, यानी शिप्स यानी शिप्स बनाने की जो कला है, जहाज तैयार करने की जो कला है, उसके बारे में भी डच पीरियड में बहुत अच्छी तरह से मास्टरी उन्होंने हासिल की हुई हम देखते हैं. So here you can see this is a book which was published by Richard John Guy, and उसने इसके बारे में 15th से लेकर 17th सेंचुरी के इसमें किस तरह से ये हुआ उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है. And you can see some of these colorful photographs, the capture of Cochin from the Portuguese. ये इतने सारे शिप्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि ये अच्छा, ये आज की तरह जैसे हम क्रूज बनाते हैं, सिंगल फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर लाइक दैट, तो शिप्स में भी उन्होंने इस तरह से महारत हासिल की थी. सो दिस डच ट्रेडिंग शिप्स इन दिस नागापट्टनम एट 1680. मगर ये पेंटिंग्स देखने के बाद ऐसा लगा कि हमें इसकी प्रॉपरली जानकारी लेनी चाहिए. नाउ यू कैन सी हियर दैट टाइम इन 18th सेंचुरी अराउंड जैसे शिप्स उन्होंने बनाए थे, 17th 18th सेंचुरी में जो शिप्स उन्होंने बनाए थे उसको आप यहाँ देख सकते हैं.
तो किस तरह से क्या पार्ट्स कहाँ पर थे वो सारा आप यहाँ देख सकते हैं। तो केबिन्स, गैलरी, सैलून, दिस गन रूम्स, गन पाउडर चीज, ये सारा कैसे रखते थे। और इतना बड़े शिप्स को लेकर के ही वो जब निकलते थे, क्योंकि हजारों किलोमीटर का सफर करके वो हमारे देश में आए, तो ऐसे ही नहीं आए। और इतने सारे लोग, उनको सारा मटेरियल सप्लाई होना है। अगर कोई अटैक करता है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो उसके लिए ये शिप्स कैसे बनाए जाते थे, उसकी कला क्या थी, वो समझने के लिए पर्टिकुलरली हमने जो है यहाँ पर इसको लगाया है। तो नाउ यू कैन सी हियर दिस लोअर डेक एंड अपर डेक आल्सो। तो कैसे ये होता था, कैसे बनाया जाता था, ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन हियर एक ग्रेव यार्ड का जो स्टोन है, उसमें भी आप ये देख सकते हैं। एक्चुअली कब्रिस्तान में उनकी कब्र के ऊपर भी इस तरह के पिक्चर्स बने हुए हैं। तो व्हाट इज द पैशन, क्या है उसके लिए, दरियावर्दी जिसको हम वर्ड यूज करते हैं। सो हियर डच कमांडेंट्स वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन विथ डच इंस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। Then this is the coins of Dutch gold pagoda with an image of Lord this वेंकटेश्वरा। अभी ये विष्णु का क्या कारण हो सकता है कि इनके कॉइन पर उन्होंने बनाया है, इसके बारे में, कॉइन्स के बारे में, पर्टिकुलरली न्यूमिस्मेटिक के बारे में एक रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, कृपया उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। देन दीज आर द अनदर डच इंडियन कॉइन्स। इसके ऊपर पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं, उनका सिंबल है यहाँ पर, एम्ब्लेम है। एंड देन इट्स पीरियड 1735 में ये बने हुए सिक्के हम देख सकते हैं। Then we move towards the French factories, which was established in India in 1668 and spread over Pondicherry and then on Orissa, the Mahe Kalikat and this Chandan Nagar. Actually इसका pronunciation बंगाल में चंद्र नगर हुआ है, but चंदन नगर मराठी में अगर मैं pronunciation करूँ, चंदन नगर and सूरत, उसको हम यहाँ देख सकते हैं। 286 years they ruled over here. Actually, the French architecture, which made use of local raw materials and took into account the climatic conditions of the place, unlike the early British architectures, French shutter windows, carving on archways, and narrow street fronts were the French style. However, they were integrated with the courtyards and backyard gardens of a typical Bengali home. ये लोकल से भी उन्होंने क्या अडॉप्ट किया और उनका क्या स्टाइल उन्होंने यहाँ पर छोड़ा, ये हम देख सकते हैं। द टाउन वाज एक्चुअली चंदन नगर भी जो है वो डिवाइड हम देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी ब्रिटिश में बारे में बात करेंगे तो भुसावल जैसे शहरों को हम देख सकते हैं, या बड़े मुंबई जैसे शहरों को हम वहां देख सकते हैं। Some of the most prominent French architecture structures in Pondicherry, besides the homes, include the French Institute, Consulate General, French Palace, today called as the Government Square, and this Romanian Roland Library. ये कुछ examples यहाँ पर दिए हुए हैं। And French architecture style can be seen in the Franco-Tamil style buildings and homes of Pondicherry. So you can see some of the church over here. अभी यहाँ का स्टाइल अलग है, क्योंकि अभी हमने जो पोर्तुगीज स्टाइल देखा या डच स्टाइल जो देखा, उससे ये स्टाइल जो है हम टोटली डिफरेंट देखते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह से शेप एंड ये स्ट्रक्चर्स हमने नहीं देखे थे, या यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं था। ओके, somewhere there are the similarities in this arch and little bit similarities in the pillars, but not of this another styles. So inside also you can see, पहले भी हमने अंदर से देखा, now you can see again here, but this is a little bit common, this barrel vaulted superstructure. This is the Chandan Nagar inscription on gate, and then the old this railway station, उस समय का ये स्टेशन का फोटोग्राफ है जो उन्होंने बनाया था, and some of the houses there, कुछ घरों के इसके भी हम देख सकते हैं। So while following the traditional grid iron pattern, unlike other military establishment of the French, चंदन नगर में भी इस तरह से जो अलग अलग बिल्डिंगे बनाए गए, स्पेशली यहाँ का विशेष बात जो है, the certain classic geometries, construction details and ornamentations. Most buildings in the French establishment reflected the use of local resources and materials and Bengali influence in its planning. The town's this geographic location factored in high ceilings for natural ventilation, and the buildings were elevated by a deep plinth to rise above the soft and wet soil. So most homes उसके बारे में भी यहाँ डिटेल जानकारी दी हुई है। Actually, these with high walls, the architectural plan of these homes was evidently drawn to increase the sense of privacy
as you stepped deeper into the building. And yes, it's very true. Now you can see this beauty of this architectures. This is the Sacred Heart Church of 1884. Here again, you can see this structure, this front side structure, which is totally different. Then you can see some of the palaces and the views of that. And these are the hotel buildings. Till today, we can see this building because this is not so old photograph. It was taken in 2012 only. So ये फोटोग्राफ में नीचे से हम ये देखेंगे तो इतना ज्यादा डिटेल्ड आपको ये नहीं दिखाई देगा, बट ये अपर पोर्शन जो है उसका फोटोग्राफ क्लोजअप व्यू देखेंगे. नाउ यू कैन सी दिस पिलर्स, दिस अपर साइड पोर्शन, तो ये टोटली डिफरेंट हमें दिखाई देता है. सो सी दिस ब्यूटी, ये वुडन वर्क यहाँ पर किया गया है. दिस इज अ सिंपल इंडो फ्रेंच स्टाइल आर्च्ड गेट्स which forms this entrance of the hotel. And again ये मेन आउटडोर है, बट इनसाइड यू कैन सी यहाँ पर उन्होंने इसके नीचे जो पानी का और ये सभी है उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए यहाँ ग्लास को यूज किए हैं. एंड देन द एंट्री पोर्शन इज देयर. सो यू कैन सी हियर दिस स्केच. एक्चुअली इसके बारे में बहुत अच्छा अध्ययन जो है ऐश्वर्या टिपनिस जी ने किया है, और उसके बारे में काफी आर्टिकल्स एंड बुक्स आल्सो शी पब्लिश्ड. I will share that article too. So this Indo-French streetscape we can see here. Then the capture of this position of this Chandanagar in 1757 by the Royal Navy. Now you can see here the ships. अभी हमने French style को देखा और Dutch style को देखा. Now here you can see the French style. So they are ship building जो है अलग-अलग styles हम हर इसमें देखते हैं. Now you can see this meeting विथ हैदर अली के बाद साथ में जो मीटिंग हुआ था, टीपू सुल्तान हैदर अली. सो 1782 के इसमें और 1789 में ये किए गए. तो इनसाइड व्यू देयर उनके पोशाक की परंपरा कैसी थी वो भी हम यहाँ देख सकते हैं. देन यू कैन सी सम स्ट्रक्चर्स कुछ होटल में कन्वर्ट किए गए बाद में, बट टिल देन यू कैन सी दिस फर्नीचर, वुडन फर्नीचर जो है वो उसी समय का यहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं. Bedrooms and this other work. And this is the Nanda Dulal temple built in 1740, which is in French period. इसके बारे में ताराशंकर पांडा जी ने एक सेशन हमारा लिया था जिसमें उन्होंने बंगाल आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी थी. But here you can see of that period structures. And then this is the Victory Pillar, so which was in 1741 में बनाया गया था. So डच नेवी के अगेंस्ट विक्ट्री प्राप्त हुई थी इसलिए उस समय बनाया गया है. ये हमारा लोकल है, बट फिर भी उस समय ये बनाया हुआ है इसलिए इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया. दिस इज द फ्रेंच गवर्नर्स पैलेस प्रेजेंटली हाउसिंग दिस चंदन नगर म्यूजियम. एंड देन दिस इज द फ्रेंच सिमेट्रीज. आज भी अगर कोई आर्किटेक्चर वैसा का वैसा अगर हम देखना चाहते हैं तो सिमेट्रीज को विजिट कर सकते हैं. कब्रस्तानों को विजिट करके आप उस समय का कॉलोनियल आर्किटेक्चर को वो ओरिजिनल फॉर्म जो है उसको एज इट इज देख सकते हैं. नाउ हियर सम ऑफ द वर्क जो कलाओं के बारे में देखने के लिए हमने उसको यहाँ रखा है. दिस इज द फ्रेंच इंडिया which had its own currency and postage stamps. The stamp shown more issued in 1939 actually, but till then you can see उस समय के कुछ इसको समझने के लिए ये हमें यूजफुल है. Then the patronage of arts, उस समय की कला के बारे में अगर बात करना है तो आनंदरंगा पिल्ले जो है उन्होंने जो काम किया था वो हम देख सकते हैं. त्यागराजा देशिकर जो है उनको हम देख सकते हैं, और कई सारी डायरियाज उस समय की जो प्राप्त हुई है उसको देख सकते हैं. फ्रेंच इंस्टीट्यूट पांडिचेरी में अगर आप विजिट करेंगे तो उस समय की कई सारी डायरीज हमको प्राप्त हो सकती है. ये आनंदरंगा पिल्ले का पोर्ट्रेट है और उन्होंने कई सारे काव्यों की रचना उस समय की हुई है. दिस द फ्रेंच इंस्टीट्यूट पांडिचेरी. एंड आज भी ये उन्हीं के माध्यम से यानी चलाई जाती है. नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो है तो फ्रेंच मिनिस्ट्री के द्वारा, फ्रेंच मिनिस्ट्री एंड इंडिया तो दोनों के संयुक्त तत्वावधान में इसे चलाया जाता है. बट मैक्सिमम जो कंट्रोल्ड है वो आज भी फ्रेंच गवर्नमेंट का इसमें है. हमारे भारतीय लोग यहाँ काम करते हैं मगर फंडिंग और ये सारा आज भी उन्हीं की तरफ से प्राप्त होता है. इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी डॉक्टर देवी सिंह चौहान जी दे सकते हैं. एंड नाउ वी कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली अजमेर से लेकर के मैं इसके बारे में बाद में बात करूं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अभी हम बात करेंगे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1614 से लेकर 1947 225 ईयर्स
यहाँ पर हम प्रिंसली स्टेट्स और बाकी रीजन डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स उसको हम देखते हैं। यहाँ पर कैसे उनका समय यानी जो बक्सार का लड़ाई जो हुआ उससे लेकर के बंगाल का लड़ाई से लेकर के प्लासी और ये आगे कैसे उन्होंने अपने इसको बढ़ाया, साम्राज्य को बढ़ाया, उसकी जानकारी दी है। British colonial architecture which came into the picture the very instant that the British set a trade in India. But over the years, the architecture styles evolved. क्योंकि रीजनल में भी इम्पैक्ट यानी हम जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल बाहर से आए मगर भारत का प्रभाव भी उस स्टाइल पर जैसे दिखाई देता है। सो लाइक दैट आल्सो दिस आर्किटेक्चर स्टाइल्स इवॉल्व एज पर द रीजन। पंजाब में अगर देखेंगे तो पंजाबी एंड ब्रिटिश वो दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थानी आर्किटेक्चर एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। So we will see some of the examples also from what started out as an all-out endeavor to mark a superiority slowly changed into accepting and acknowledging the Indian way. And hence, in spite of more than 70 years of independence, there are many architecture structures in India that were actually built during the British colonial period. In fact, many remain as the major landmarks. So actually, अभी जितने फोटोग्राफ हमने देखे डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, अभी ब्रिटिश के भी देखेंगे, वो बिल्डिंग है उस समय की आज भी हम देखते हैं फोटोग्राफ में जो देखे जो आज भी है ऐसी। इसका कारण है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ऑनेस्टली किया गया था। सॉरी फॉर टू से आज भी कई जगह पर ऑनेस्टली होता है बट कोलैप्स ज्यादा हम क्यों देखते हैं इसका कारण है क्योंकि वो ऑनेस्टली मटेरियल जो यूज करते हैं वो नहीं किया गया है। सो जो भी प्लान उस समय बनाए गए एक्चुअली वो एम्परर्स थे, उनके पास पैसा भी था मगर साथ साथ में उनके पास कम से कम पैसे में मजदूर गुलाम की तरह यूज किए जाते थे, इसलिए वो इतना ह्यूज कंस्ट्रक्शंस भी कर सके। सो आर्किटेक्चर अंडर द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म की स्पेशल बात जब हम करते हैं तो अलग अलग शहर जैसे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद, कई शहरों के उदाहरण हम देख सकते हैं। अभी भी हमारे पास में अभी मैं नागपुर में हूँ तो नागपुर में हमारा जो ओल्ड नागपुर एरिया है कई सारी बिल्डिंगें वहां पर हम देख सकते हैं। सो कॉलोनियल आर्किटेक्चर की विशेष बात क्या है उसको हम सिर्फ देखेंगे। सो ड्यूरिंग द लेट 19th century that the Indo-Saracenic architecture took its place in the colonial architectural history. So this architecture was in many ways a revival style with incorporated the British style along with many elements from the Mughal architecture and Rajasthani architecture also. The Chepauk Palace, Madras High Court and Chennai Central Station are some examples of the Indo-Saracenic architecture. जैसे ताज पैलेस होटल मुंबई में जो है, खालसा कॉलेज इन अमृतसर, मुंबई जीपीओ एंड मेनी मोर. So New Delhi is a classic example of early 20th century colonial architecture. सर लुटिन्स जिन्होंने कई सारे आर्किटेक्चर इसका डिजाइन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और इसको उसको देखते हैं. What are the features of this style? So this onion domes, Jhajja, overhanging eaves, often supported by these conspicuous brackets, pointed arches, and these horseshoe arches, and these contrasting colors, then domed chhatris, and these pinnacles, towers of minarets, and windows, jalis. कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम यहाँ देंगे उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि कॉलोनियल आर्किटेक्चर की विशेषता वो रीजनल आर्किटेक्चर के हिसाब से हम डिफरेंस उसमें भी देख सकते हैं. सो नॉट ओनली द मॉन्यूमेंट बट द एंटायर दिस टाउन प्लानिंग सिटीज भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी वेरिएशंस हम देख सकते हैं क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो गई थी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स उसके साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है, एजुकेशनल बिल्डिंग जो है, सो वो चेंज होती गई क्योंकि मिडिवल पीरियड के एजुकेशनल बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम पूछेंगे तो शायद ही हमें कोई गिने चुने एग्जांपल्स मिल सकते हैं. गुरुकुलों की बात को बाजू में रख के मैं ये बात कर रहा हूँ, मगर ब्रिटिश पीरियड के एजुकेशनल आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो वी कैन सी more than thousands of such educational architectural monuments are there. So such type of the variations are there. There is a Royal Artillery encampment at the Arcot in Madras Presidency in around 1804. Here you can see this
टेलीग्राफ के बारे में सिंगली टावर जो बना रहे थे, ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। 13 फरवरी 1823 में उन्होंने बनाया था। एंड 30 years before electric telegraphy was rapidly introduced into India by the East India Company। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर्स उस समय बनाए गए थे। ऐसी कुछ अलग और विशेष बातें हम इस समय देखते हैं। ये कुछ उस समय के स्टैम्प्स है। हमारे देश में जो स्टैम्प्स फिलाटेली कलेक्शन पर्सनली आया हुआ कलेक्शन अराउंड 22,000 पोस्टल स्टैम्प्स। सो ये अलग अलग साइज के पोस्टल स्टैम्प्स और ये सेवाएं उस समय उन्होंने शुरू की। दिस इज एन ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टाइम। 1855 का ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क है। सो हमारे ओल्ड ब्रिज, इसके पहले के जो ब्रिज बने हुए हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली नदियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पिलर्स और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है, सो इट्स रियली स्ट्रॉन्ग वर्क। बहुत ही आज भी वो हमें यानी 200 साल के बाद 300 साल के बाद भी वो वैसे के वैसे आज भी हमें दिखाई देते हैं। और ह्यूज कंस्ट्रक्शन इज देयर, क्योंकि उसके पहले के नदियों के ऊपर जितने ब्रिज बने हुए हैं कंपैरेटिवली वो हम स्मॉल देखते हैं। पिलर्स का हाइट जो है वो छोटी देखते हैं, मगर यहाँ पर ज्यादा देखते हैं। एंड जैसे हम जानते हैं कि सफर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए लोकोमोटिव एंड इंजन उन्होंने शुरू किए। सो ट्रेन का सफर और फिर बाद में जो है ये इंजन बनाने की कला, डिब्बे बनाने की कला, रेल की पटरियां और वो बिछाने की सारी कला, ये सारा जो है ब्रिटिश के पीरियड की उस समय की देन हम कह सकेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यानी कलाओं के इसमें और जिसको हम कहेंगे मशीनरी वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क जो है उसमें उन्होंने सच में बहुत ही चेंज किया हुआ या बदलाव लाया हुआ हम देखते हैं। ये उस समय उन्होंने जितना ये किया था, एम्पायर कैप्चर किया था वो देखा। देन द चेपाक पैलेस इन चेन्नई which was actually started in 1768 and now this is an writers building कलकत्ता। अब ये बिल्डिंग को इस तरह से देखने के बाद में तुरंत हमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। सी दिस, ये फ्रंट पोर्शन को भी अगर हम देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ द आर्चेस, संख्या उसकी, और स्पेस। नाउ यू कैन सी अपर साइड पोर्शन आल्सो हियर। ये ऊपर के सारे जो मोटिव्स बने हुए हैं, सो ये ब्रिटिशों ने, पुर्तगीज केस में भी हम ये देख सकते हैं, बट टिल देन ब्रिटिश केस में इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर यू कैन सी, हियर दिस अ वर्ड यूज्ड एज एग्रीकल्चर, देन द कॉमर्स, जस्टिस एंड दिस साइंस। ये सारे किस में बने हुए हैं? ये सभी राइटर्स बिल्डिंग के ऊपर ही है। एक ही बिल्डिंग के ऊपर इतने सारे ये सारे फिगर्स हम देख सकते हैं। Then this is the house of Sir Thomas Strange, who in 1800 became the first chief justice। So न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन जो है उसके लिए और उसके जो बने हुए इमारतें हैं। So एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में एक है जिसको हम न्यायपालिका प्रशासन, और उसके लिए बनी हुई स्पेशल इमारतें जो है वो हम देखते हैं। एंड दिस इज द ईस्ट इंडिया कंपनी सिपाहीज। अब यहाँ पर जो है सेना और विशेष तौर पर पुलिस और सेना, मिलिट्री एंड दिस पुलिस प्रशासन, उसके लिए बनी हुई इमारतें जरूरत के हिसाब से उन्होंने सभी इसमें वो चेंजेस किए हैं। एक्चुअली समर पैलेस को उन्होंने ये टीपू का पैलेस देख सकते हैं, बट सी दिस कॉम्बिनेशन। एंड दिस इज द ओपियम गोडाउन विच इज इन पटना, बिहार। एंड वो उनका उस समय का एक बड़ा ये था, मार्केट था। जापान ने चाइना जैसे देश को क्यों हराया, उसका कारण अगर देखें तो ये बिल्डिंगों को अगर आप देखेंगे और गोडाउन को देखेंगे, इतने बड़े मात्रा में अफीम को स्टोर करने के लिए स्टोरेज हाउसेस उन्होंने बनाए थे। Some of the churches we can see here, St. Andrew Church, which was built in 1818. Now here you can see this is a totally different architecture. ये completely अलग है। अभी तक जितने चर्च देखे उसमें इस तरह का आर्किटेक्चरल पार्ट हमने नहीं देखा। And this building which was built in 1844, Grant Medical College, ये बॉम्बे में बना हुआ मेडिकल कॉलेज है और एजुकेशनल आर्किटेक्चर के इसमें हम इसको देख सकते हैं। डेविड सेशन लाइब्रेरी ऑफ पुणे। नाउ यू कैन सी अगेन दिस स्ट्रक्चर। सो ये कॉमन, कुछ बातें कॉमन भी दिखाई देती है। ये जो मीनार्स और ये देख रहे हैं, ये सम ऑफ द, ये पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश में हम कॉमन रूप से देख सकते हैं, बट दिस फ्रंट पोर्शन व्हिच इज एन टोटली डिफरेंट ओवर हियर। So this was built in 1847. Now I will just I can say just only the names of the buildings, because you please note down that
and the article which I will share, please read it carefully. This is the Ahsan Manzil, which is an Nawab of Dhaka. Actually उस समय के भारत की हम बात कर रहे हैं, so इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, which was started in 1859 and was completed in 1872, and it was constructed in the Indo-Sarsanic revival architecture. It has been designated as a national museum now. Now you can see this building. ये इस तरह का व्यू जो है बिल्डिंगों के, इसमें पर्टिकुलरली विक्टोरिया मेमोरियल के भी जब हम देखते हैं, या पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ऐसा एक ही बड़ा आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं, वो बेंगलोर का विधान सौध जिसको कहते हैं. So such type of the architectures they started over there. This is the Deccan College, Pune. Then the Delhi College, which is in located in Indore, Madhya Pradesh. Now you can see here again this Madhya Pradesh architecture style and this British colonial architecture style. This is the combination of both. Then this is the Albert Hall Museum, which was built in Jaipur in 1876. This is the Rajasthan architecture style and British architecture style combination. You can see here carefully this आर्च और ये सारे ओपन, ये सारे जो है पैविलियंस जिसको हम कहते हैं, ये सारा ब्रिटिश का इम्पैक्ट हमें इसमें दिखाई देता है. एंड अदर दिस कंस्ट्रक्शंस व्हिच वी कैन सी हियर द लोकल इम्पैक्ट. देन ये इस तरह से कई सारे रेलवे स्टेशन जो उन्होंने बनाए. सो विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई का, जो अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, जो 1887-88 में बना, मगर जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है. नाउ डेज यू कैन सी दिस बिल्डिंग. So this Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus, which was previously known as Victoria terminus, and this completely monument as it is आज भी हम इसको देख सकते हैं. And just उसके सामने ही ये बिल्डिंग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग मुंबई का. So this is also an beautiful architecture of British period, which reflects the Indo-Sarsanic architecture. Then this is the Madras High Court building. Sorry, this is the Madras High Court building, and then the Khalsa College building of 1892. The same period, this 1892 में बना हुआ ये मद्रास हाई कोर्ट का बिल्डिंग. नाउ यू कैन सी हियर अगेन दिस तमिलनाडु आर्किटेक्चर्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट है. एंड हियर यू कैन सी दिस खालसा कॉलेज इन पंजाब. तो ये पंजाब का लोकल आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है, उसका इम्पैक्ट इसमें हम देख सकते हैं. देन दिस इज द ताजमहल पैलेस होटल 1903 में बना हुआ, एंड दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया. सो ब्रिटिश पीरियड की और क्या देन है भारत में, तो गेटवेज जिसको हम कहते हैं, भारत के कई सारे इसमें से, जैसे दिल्ली का देखते हैं या मुंबई का देखते हैं, कई इसमें जो है गेटवेज जो है ब्रिटिश पीरियड के, वो हम देखते हैं. दिस इज द नेशनल आर्ट गैलरी इन चेन्नई, which was built in 1906. Here you can see the great impact of the local styles. Then this is the Mysore Palace, अडियार किंग्स का जो बना हुआ 1912 में बना हुआ ये पैलेस है, एंड दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ द पैलेस. देन दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया व्हिच वाज बिल्ट इन 1920. और दूसरी विशेष बात, यहाँ पर सारे बिल्डिंगों के ऊपर इस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने इंस्क्रिप्शंस जो बनाए हुए हैं, ग्रेवयार्ड्स हो, गेटवेज हो, उसके ऊपर इस तरह से स्टोन के ऊपर कार्विंग करके ये बनाए हुए. मिडिवल पीरियड का कोई भी आर्किटेक्चर अदर देन द इंस्क्रिप्शन, कुछ ही इंस्क्रिप्शन अगर छोड़ेंगे, वो भी पर्टिकुलरली यानी कुछ ही इसमें हम देखते हैं, बट इतने बड़े इसमें यानी साइज एंड शेप की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की भी जो बात कर रहा हूँ, तो ये ब्रिटिश पीरियड में बने हुए हम देखते हैं. यू कैन सी हियर अगेन. देन दिस इज द विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, व्हिच इज one of the finest example of Indo-Sarsanic architecture. This is the night view, and now you can see this is the sunlight में ये building को देख सकते हैं. And now you can easily get the idea. This is then Bengal architecture style and the British architecture style combination. Then इसके बाद वाला ये प्रयोग ऐसा कह सकेंगे, राष्ट्रपति भवन जो 1929 में बना, और दिल्ली का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिजाइन जिसने किया, उन्होंने ये राष्ट्रपति भवन का सर लुटिन जो है उन्होंने किया था. राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में अगर आप कभी जाते हैं, तो ये इनसाइड पोर्शन है, मगर आउटसाइड में ही जहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं पूरा म्यूजियम के इसमें ये कैसे बना, इसका पूरा प्लान और ये सब कुछ वहां पर दिखाया है. एट द सेम पीरियड हमारे यहाँ पर लोकल में भी कुछ लोग इस तरह से प्रयास कर रहे थे. महाराष्ट्र में बुल्ढाना जैसा एक छोटा सा जिला है, वहां पर खामगांव में तिलक राष्ट्रीय विद्यालय बना 1921 में, और पंदे गुरुजी वो एक
सिंपल एक टीचर, एक व्यक्ति, उन्होंने इसको बनाया, मगर उस समय देखिए उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में भी लोकल इसको कायम रखते हुए हमारा जो एलोरा कैलाश केव जो है, उस तरह का स्टाइल उन्होंने बनाने का प्रयास किया। पिलर आर्किटेक्चर स्टाइल में जो है, वो भले ही ब्रिटिश का थोड़ा-सा इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। देन वी कैन सी सम ऑफ द कलरफुल ड्रेसेस ओवर हियर एंड दिस इज़ द सिल्वर रूपी। तो ब्रिटिश पीरियड के सिक्कों की ये जो विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं, तो एनग्रेव सॉरी जिसमें कार्विंग करते हुए एंड एम्बॉसिंग दोनों के इसमें जो है हम पॉइंट्स को देख सकते हैं। यू कैन सी हियर द इमेजेस आल्सो देयर। एंड आर्ट की अगर हम बात करेंगे तो म्यूजिक, पेंटिंग दोनों के इसमें कई सारे अलग-अलग प्रयोग देख सकते हैं। ब्रिटिश पीरियड में भी भारतीय लोगों ने अपनी कला, विशेष तौर पर संगीत कला और पेंटिंग दोनों को जो है मूल रूप से कायम रखने का प्रयास किया। बट टिल देन जैसे कलर्स के यानी नेचुरल कलर जो हम यूज करते थे, वाटर कलर्स के इसमें कई सारे अलग-अलग प्रयोग उसमें किए गए देखते हैं। डिफरेंट आर्ट स्कूल्स की स्थापना हुई, जैसे कलकत्ता, मद्रास या जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ऐसे अलग-अलग कला स्कूलों की स्थापना हुई देख सकते हैं। आर्ट स्कूल की स्थापना हुई हम देखते हैं। राजा रवि वर्मा जैसे कुछ रिमार्केबल कलाकारों को उस समय देखते हैं, ऐसा जस्ट नेम, मगर ऐसे कई सारे कलाकारों को देखते हैं। मगर राजा रवि वर्मा जिन्होंने वेस्टर्न टेक्निक को भी अडॉप्ट किया और उसमें कई सारे फ्यूजन डेवलपमेंट प्रयोग किए। बंगाल स्कूल में अभिन्द्रनाथ टैगोर और उनके यहाँ शांति निकेतन में इस तरह से पाश्चात्य और भारतीय कला का सुंदर संगम जो है कंपोजिशन, वो हम वहां पर देखते हैं। म्यूजिक के इसमें भी शांति निकेतन में भी प्रयोग किए, मगर पूरे भारत देश में दिल्ली से लेकर के यानी श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कई सारे प्रयोग संगीत के इसमें भी अलग-अलग लोगों ने किए हुए हम देखते हैं। देन उसके बारे में भी कई सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। सॉरी फॉर टू स्किप दिस ऑल दिस थिंग्स। जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। और ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ बड़ौदा में 1916 में। बड़ौदा में संगीत के बारे में महाराजा फैजराव गायकवाड़ और उन्होंने कई सारे बहुत अच्छे प्रयोग भी किए और कलेक्शन करने का भी काम उस समय किया गया। So the influence of the European colonial powers that made India their home over the years is seen in the architectural and historical references of the places that they ruled. So apart from British, their influence, though not seen across the entire nation, क्योंकि उनके अपने छोटे-छोटे सेटलमेंट्स रहे डच, फ्रेंच और पुर्तगीज के, बट ब्रिटिशों का पूरे देश भर में रहा। But till then, it's pocketed in distinct areas and this resonates in sync with the culture and social fabric of these same areas. So the British, Portuguese, French and Dutch influences have made a strong mark on the different regions and places of the country. However, their integrated presence with the local ambience merits and explains their long-lasting impact. So यहाँ पर मैंने ये जानबूझकर दिखाया है क्योंकि इसके बारे में हमने इसमें ज़्यादा ये पूरे सेशन में हमने बात नहीं की। These are the gates. So कितने तो भी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ गेट्स हम देखते हैं, एंट्री गेट, कंपाउंड वॉल गेट्स, इसके बारे में भी एक अध्ययन हो सकता है। जैसे हमारे भारत के सिर्फ मंदिरों की खिड़कियों के बारे में, इंडियन टेम्पल जालिकास के बारे में एक बहुत बड़ी बुक लिखी गई है। इसके पहले भी मैंने दिखाया था, अभी भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, बट टिल देन मैंने यहाँ पर ये बात इसलिए जानबूझकर कह रहा हूँ, ईच एंड एवरी सेगमेंट पार्ट जो है बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर में, उसको सिर्फ एक एक पार्ट को लेकर के भी, सिर्फ जैसे पिलर्स है, सो सिर्फ पिलर को लेकर के भी हम ये अध्ययन कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर अ सिंपल स्केच। भारतीय स्थापत्य में क्या बदलाव हुए उसको समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है एक स्केच जो है वो काफी है, ऐसा मैं समझता हूँ। So if you want to read more, then please use this references, this colonial modernities, buildings, then architecture in British India. This was edited, and architecture and urbanism in the French, this Atlantic Empire, पहली की बुक है। Then उसके बाद में architecture and urbanism in the British Empire. Then this is the splendors of the Raj, this Davis की बुक। Then the stories of the colonial architecture. अभी सिटी वाइज भी आप अध्ययन कर सकते हैं। पूरे भारत के बजाय अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटीज के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो कोलकाता, यहाँ पर मद्रास के बारे में है, आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन मॉडर्न, द केस ऑफ मद्रास। फिर उसके बाद दिल्ली का आप अध्ययन कर सकते हैं। कई सारी किताबें आपको इसके बारे में मिल जाएगी।
and this is Delhi Darshan, the history and monuments of India's capital, which tells us the story from the medieval to modern also. And then the Banaras reconstructed, ये माधुरी देसाई जी ने लिखी हुई किताब है. देन आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान, रितिका मीना जी ने जो किताब लिखी है, उन्होंने भी मिडिवल एंड अप टू द मॉडर्न उसके बारे में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है. सो इन आवर पीरियड, जो हमारा छोटा सा समय है 1 घंटे का, उसमें मैंने प्रयास किया जितना ज्यादा हो सकता है उसको कवर करने का. सॉरी, बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ हो गई होगी या आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मगर जो रीडिंग मटेरियल मिलेगा कृपया उसे जरूर पढ़िए. They used the कमजोरी bricks mostly. Yeah, okay. So what you want to say, अनिता जी, आपने कमजोरी ये जो किया वर्ड यूज किया है, क्या कहना है आपको एग्जैक्टली? अनिता जी, आपने, आर यू देयर? अच्छा, वो नहीं है यहाँ पर. ओके, सो थैंक यू. ओके, लाखोरी. ओके, इज देयर एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ सवाल है? थैंक यू अनिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया. किसी को अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. सर मैं एक चीज पूछ रहा था कि ये जो रीडिंग मटेरियल है सर पहले का, वो सर एक बार दोबारा से अपलोड हो जाएगा सर, पांड्या विजयनगर वाला? ठीक है, कृपया आप मुझे सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास जो जिस पीरियड का आप पूछ रहे हैं मैं आपको भेज दूंगा. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. इसके पहले भी मैंने सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए भेजा था, मुझे पता नहीं श्वेता जी आपने देखा है नहीं. फर्स्ट सेशन जब हुआ था, 4 सेशन जब हुए थे, उस समय भी मैंने सैंपल पेपर शेयर किया था. ठीक है, आज भी मैं एक सैंपल पेपर शेयर करता हूँ, बट प्लीज रिमेम्बर वो पूरा का पूरा नहीं होगा, थोड़े से कुछ ही क्वेश्चंस होंगे. इसके पहले भी मैंने शेयर किए हैं. और हमारा ये जो है ये टोटली ऑब्जेक्टिव है और आपको जो है ऑप्शन में से चूज करना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट टिल देन आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मत रहिएगा, नॉलेज पाने के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कीजिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ. यस, थैंक यू. तो बिंदु जी ने आर देयर स्पेसिफिक बुक ऑन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन कोलार गोल्ड फील्ड्स, इसके बारे में मैंने तो अभी तक नहीं देखा है बिंदु जी, बट आई विल ट्राई टू सर्च. मैं प्रयास करूंगा और आपको मेरे पास अगर उपलब्ध होगी तो मैं जरूर भेजूंगा, क्योंकि स्पेसिफिकली कोलार गोल्ड के बारे में कुछ उन्होंने किया है क्या नहीं के बारे में मुझे ये पता नहीं है. पोर्तुगीज आर्किटेक्चर वसई में भी दिखाई देता है, यसीन चर्च, सही बात है. वसई मुंबई का भी कुछ पार्ट और गोवा ये सारा जो है वसई तो है ही. और क्योंकि वसई उस समय अगर देखा जाए तो वो भी उनका एक प्रमुख स्थल था. यस, ओके, लिटिल ब्रिटेन. या, तो या थैंक यू. इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. जिन्होंने भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया है, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. और कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बाद में भी मैसेज कर सकते हैं, बट मैंने जैसे बार बार कहा है जो रीडिंग मटेरियल मिलेगा कृपया उसे, क्योंकि इतने चारों इसका इतने कम समय में 1 घंटे में 15 मिनट में भी एक कवर करना बड़ी मुश्किल बात है. सो इसके बारे में पर्टिकुलरली जो भी मटेरियल मिलेगा उसको अध्ययन जरूर कीजिएगा. कीप इट सेफ. बाद में भी कभी अगर आप उसको डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं. इट्स ओके. ब्रिटिश आर्किटेक्चर नैनीताल में भी देखने को मिलता है. हाँ, ब्रिटिश आर्किटेक्चर तो ऑल ओवर इंडिया में भी, छोटे छोटे शहर भी, मैंने जैसे भुसावल, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर भुसावल, चोपड़ा, अमरनेर, ऐसे छोटे छोटे इसमें भी हम उस समय का ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स को देख सकते हैं. तो यस, हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ब्रिटिशों के सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस, एक बात किसी ने आज तक उसके बारे में नहीं किया, पूरे भारत में किसी भी डायनास्टी के इतने इंस्क्रिप्शंस नहीं हैं जितने ब्रिटिश पीरियड के हैं. इस बात को नोट कीजिएगा जरूर. पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने जो बनाए वो अलग बात है, मगर उसके पहले में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि पूरे भारत भर में उनका साम्राज्य था, मुगल से भी ज्यादा जो है, मुगलों का भी पूरे देश भर पर ये था, मगर ब्रिटिशों के सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस है, क्योंकि उन्होंने ही मॉन्यूमेंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली ये बनाने की जो है शुरुआत की है इतने बड़े पैमाने में, ऐसा हम देखते हैं. So once again, humbly thankful to all of you and good night to all. Thank you. थैंक यू.